आदरणीय मंच पर उपस्थित अधिकारीगण, ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर और किसान भाइयों, आज आप सबको राष्ट्रीय सुरक्षा मंथ में आपको इकट्ठा किया गया है। आज हमारी कंपनी में ये प्रोग्राम सबसे पहली बार हुआ है। मैं जितने भी उपस्थित मंच पर और किसान भाई, कॉन्ट्रैक्टर, ड्राइवर, मैं सबका अभिनंदन करता हूं और मैं अपने एचआर साहब से अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले बुके देकर ARTO साहब को बुके देकर सम्मान करें। अब मैं अनुरोध करूँगा PTO साहब को HR साहब बुके देकर सम्मान करें। अब मैं अनुरोध करूँगा बग्गा साहब को, ओमेंदर जी, बग्गा साहब को बुके देकर सम्मान करें। जग्गा साहब। मैं ओमेंदर जी से अनुरोध करूँगा TSI साहब को बुके देकर सम्मान करें। मैं ओमेंदर जी से अनुरोध करूँगा सब इंस्पेक्टर परवीन जी को बुके देकर सम्मान करें। आज का ये कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि हमारे लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो जीवन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हमारी ज़िंदगी रहती है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जीवन ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में मैं HR साहब से अनुरोध करता हूं कि अपने शब्द रखें, अपने विचार रखें और हम यातायात के नियमों का किस तरह से पालन करें, थोड़ा संक्षेप में अपने विचार रखें। HR साहब। नमस्कार। आदरणीय ARTO साहब, PTO साहब, अनिल कुमार जग्गा साहब, प्रवीण कुमार जी और धर्मेंद्र जी, हमारे सम्मानित किसान भाई, ट्रांसपोर्टर और हमारे वाहन चालकगण, हमारे प्रिंट मीडिया से आए हुए हमारे अतिथिगण एवं हमारे अन्य साथीगण, आज एक संक्षिप्त प्रशिक्षण शिविर जो सुरक्षा से संबंधित है और रोड सेफ्टी माहवार के बैनर तले आयोजित किया गया है। और हमारे त्रिवेणी प्रांगण को चयन करने के लिए ARTO साहब का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि ARTO साहब ने एक अवसर हम लोगों को दिया कि हम यहां पर अपने लोगों के लिए एक छोटा सा सेमिनार आयोजित करके उनको सुरक्षा के बारे में अवगत करा सकें। अभी प्रमोद जी भी बता रहे थे कि जान है तो जहान है। सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हमारे चले जाने के बाद घर खाली हो जाता है। आप अपने पीछे, हम अपने पीछे एक ऐसा जीवन छोड़ कर चले जाते हैं जो बहुत ही कष्ट में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते भी हैं कि अपने जान की हिफाजत करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसी कड़ी में आपको मैं एक चीज़ अवगत कराना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि सड़क पे ब्रेकर लगाए जाते हैं। ब्रेकर का मतलब ये नहीं है कि आपकी गति को बाधित करना, बल्कि वो आपको ये अवगत कराता है कि आप ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उसी प्रकार इस संक्षिप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का आशय भी यही है कि आपको इस बात से अवगत कराया जाए कि हमारे लिए सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। रोड सेफ्टी में यदि हम अपने देश के डेटा को देखते हैं तो लगभग प्रत्येक 3 मिनट में एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। हर 1 मिनट पे एक आदमी जख्मी हो जाता है। और भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में लोग मारे जाते हैं। अकेले हम पूरे विश्व का 15 से 20% जनसंख्या जो है हमारी, वो रोड सेफ्टी के रोड एक्सीडेंट में मारी जाती है, जो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अभी हम लोग बाहर बैठे थे
तो पीटीओ साहब भी बता रहे थे नितिन गडकरी जी की बात। और नितिन गडकरी जी ने जब कार्यभार संभाला था तो उन्होंने सोचा था कि हम रोड पे ड्रोन कैमरा लगाकर इसकी मॉनिटरिंग करें, नियम सख्त करें। लेकिन हमारे यहाँ नियम सख्त करके भी काम नहीं चल पाता, इसलिए नियम में बदलाव तो ज़रूर किए जा रहे हैं, सख्ती भी की जा रही है, साथ साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जो हमारे यहाँ प्रशिक्षण शिविर रखा गया है, इसके लिए मैं ARTO साहब को, जग्गा साहब को, PTO साहब को, सभी लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं अब आग्रह करता हूँ अनिल कुमार जग्गा साहब से कि अपना मंच संभालें और आप सब लोगों को सुरक्षा के बारे में विस्तार से अवगत कराएं। नमस्कार। धन्यवाद। सभागार में उपस्थित जनपद के उपसंभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन व सड़क सुरक्षा, यातायात प्रभारी, उप निरीक्षक थाना रहरा, PTO साहब, उपस्थित वाहन चालक, ट्रांसपोर्टर्स व किसान भाइयों, सर्वप्रथम आप सबको मेरा नमस्कार। क्योंकि हम लोग आज इस अंदरूनी क्षेत्र में पहली बार आप लोगों से यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं और बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जान लेना कि सड़क सुरक्षा है क्या चीज़। हमारे देश के अंदर प्रतिवर्ष 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं घटित होती हैं, जिसमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना में हो रही है। लेकिन उसके अंदर जो सबसे बड़ा पहलू है कि जिन 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है, उनमें से 65% वो लोग हैं जिनकी उम्र 30 और 35 वर्ष से कम है। यानी कि जो हमारी युवा शक्ति है, जो हमारा संसाधन है परिवार का, राष्ट्र का, वो सड़क दुर्घटनाओं में कहीं ना कहीं अपना जीवन गंवा रहे हैं। और उसके पीछे का जो सबसे मूल कारण है वो है मानवीय भूल, यानी कि इंसान के द्वारा की जाने वाली गलती। एक सामान्य सी चीज है कि जब व्यक्ति सड़क पर वाहन चलाने के लिए निकलता है तो कोई ही व्यक्ति ऐसा होगा जिसको यह मालूम ना हो कि वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक आयु निर्धारित है सरकार के द्वारा कानून में। लेकिन हम अपने नाबालिग बच्चों को, ऐसे बच्चों को जिनके पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उनको वाहन चलाने के लिए दे रहे हैं। उन्हें कोई वाहन चलाने का प्रशिक्षण नहीं है, उनके पास किसी प्रकार का कोई तजर्बा नहीं वाहन चलाने का। मोटर वाहन का जहां तक संबंध है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है मोटर वाहन, ट्रांसपोर्टेशन जो है, और लोगों की आजीविका का साधन भी है। लेकिन वहां सबसे पहलू जो जानने वाला है वो यही है कि हमें ये समझना होगा कि गाड़ी और ड्राइवर के अंदर क्या है। रोड सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो 5E पर निर्धारित है। पहला एजुकेशन, दूसरा इंजीनियरिंग, तीसरा इमरजेंसी सर्विसेज, चौथा इन्फोर्समेंट और पांचवा इन्वायरमेंट। तो एजुकेशन से रिलेटेड यही है जो बात हम आपसे कर रहे हैं, आकर के आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे कि भाई वाहन चलाने से पहले आपके पास वैध लाइसेंस अवश्य रूप से होना चाहिए, वाहन के आपके सभी प्रपत्र पूर्ण होने चाहिए, वाहन की फिटनेस है, परमिट है, टैक्स है, बीमा है, पॉल्यूशन है, ये सारे प्रपत्र आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। खासतौर से किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ट्रैक्टर को एक बारी जब रजिस्टर्ड कराते हैं RTO ऑफिस में, तो वहाँ पर तो आप लोग उस समय पेपर सबमिट करते हैं, लेकिन उसके बाद किसान भाई जाकर के अपने ट्रैक्टर ट्राली का ना तो कभी इंश्योरेंस दोबारा कराते हैं, ना प्रॉपर उसकी जो मेंटेनेंस एक होनी चाहिए, जो रोड सेफ्टी प्रोटेक्टिव डिवाइस उसके अंदर लगी हुई हैं, उनकी रनिंग कंडीशन में होना चाहिए।
किसान को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि ट्रैक्टर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पीछे आपकी ट्रैक्टर ट्रॉली का साइज क्या हो सकता है। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली बना लिया जिसमें 4 टायर हैं, 6 टायर हैं, डबल धुरी की, के पीछे 4 टायर की धुरी और आगे 2 टायर की धुरी। तो ये जो चीजें हैं ये सब रोड सेफ्टी का उल्लंघन है कहीं ना कहीं। इससे बचेंगे आप तो सुरक्षित रहेंगे। अब अगर आप देखते हैं तो अभी जो आप इंश्योरेंस कराते नहीं थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें व्यवस्था कर दी कि अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और आपके वाहन से दुर्घटना हुई तो चाहे आप अचल संपत्ति बेचिए चाहे चल संपत्ति बेचिए, वो मुआवजा आपको ही देना है। उन कंडीशन में क्या करेंगे? तो ये तमाम सारे परिवर्तन हमारे मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 में किए गए, जिसमें नाबालिग बच्चों के द्वारा वाहन चलाने पर माता पिता के खिलाफ मुकदमा कायम करने की व्यवस्था करी गई। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर चलाने वाले व्यक्ति के साथ साथ जिस वाहन स्वामी पर कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था करी गई। यानी कि अगर आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं और आप पे लाइसेंस नहीं है और चेकिंग में आप पकड़े गए तो 5,000 रुपये पेनल्टी है विदाउट लाइसेंस सब, और 5,000 पेनल्टी उसके ऊपर पड़ेगी जिसकी मोटरसाइकिल आप लेके गए। तो 10,000 रुपये पेनल्टी आपके ऊपर सिर्फ इसलिए लिए लग रही है कि आपने वो वाहन जो है बगैर लाइसेंस के चलाया। सबसे ज्यादा जुर्माना पर्यावरण को लेकर के है, जो मैंने आपको कहा एनवायरमेंट। पर्यावरण में पॉल्यूशन है, हॉर्न है, साइलेंसर खोल के गाड़ी चलाना, ज्यादा धुआं देती हुई गाड़ी चलाना, 60 डेसिबल से ज्यादा स्पीड्स के हॉर्न लगाना, हूटर लगाना, ये तमाम चीजें पर्यावरण नियमों में आती हैं। सीधा सीधा 10,000 रुपये जुर्माना है। बिना रिफ्लेक्टिव टेप के वाहन चलाना। अगर आप किसी गाड़ी से कोई इस तरीके का कार्य कर रहे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन की श्रेणी में आता है, चाहे वो गुड्स है चाहे पैसेंजर है, अगर इस प्रकार के वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगा हुआ नहीं है, रिट्रो रिफ्लेक्टिव टेप बोला गया है उसको, उसकी जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है, उसका एक स्टैंडर्ड तय है मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत, केवल वही टेप आपको लगाना है। ये नहीं है कि आपने एक लाल रंग की प्लास्टिक की पट्टी रिफ्लेक्टिव टेप के नाम पे चिपका दी पीछे, नहीं, वो रिफ्लेक्टर टेप ही होता है अलग से। वो अगर आपकी गाड़ी में लगा हुआ नहीं है, ट्रैक्टर ट्रॉली में लगा हुआ नहीं है, तो 10,000 रुपये पेनल्टी है। तो ये तमाम चीजें जो हैं इनसे आप बचेंगे कैसे? क्योंकि पैसा तो आप मेहनत से कमाते हैं। अब अगर आपने अपनी गाड़ी पर टेप लगाया और आपकी गाड़ी पर टेप लगा 3 मीटर, तो उस टेप की कास्ट है 80 से 100 रुपए मीटर के बीच में, 300 रुपए की। 3 साल तक वो खराब नहीं होता है। 3 साल की गारंटी आपको वो मैन्युफैक्चरर देते हैं कि आप जो टेप लगा रहे हैं 3 साल तक आपका टेप ये खराब नहीं होगा। रिफ्लेक्शंस जो है उसका वो कंटिन्यू बना रहता है। 100 रुपया साल हो गया, लेकिन अगर बगैर रिफ्लेक्टिव टेप लगाए चल रहे हैं तो 10,000 रुपये जुर्माना है। और उसमें ये नहीं है कि अभी आरटीओ साहब ने पकड़ा था तो साहब चालान हो गया मेरा, पुलिस नहीं करेगी। पुलिस ने पकड़ लिया तो पुलिस भी चालान करेगी, वो 20 भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो यातायात के नियम बने हैं, रेगुलेशंस बने हैं, ये लोगों के जीवन बचाने के लिए बने हैं कि जब आप सड़क पर चलते हैं, अब आजकल कोहरे का मौसम है, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो सुबह कोहरे में निकल के आए होंगे? सभी हैं जितने भी बैठे हैं, मैं हमारे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि कोहरे में जो हमारी गति होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? हमारी जो गाड़ी, हम कोहरे में जब सफर कर रहे हैं तो कोहरे में जो हमारी स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए? क्या निर्धारित है? हम हाईवे पे जाते हैं, एक्सप्रेस पे जाते हैं, तो वहां लिखा होता है कि साहब यहां 80 किलोमीटर की गति से वाहन चला सकते हैं, यहां 100 से चला सकते हैं, ये स्कूल आ गया यहां 30 से चलाएंगे, हॉस्पिटल आ गया यहां 25 से चलाएंगे, शहर में आप आ गए तो 30 है, 40 है, 50 है। कोहरे की क्या गति निर्धारित है?
सभी ड्राइवर्स बैठे हैं यहाँ पर, बताइए। ट्रांसपोर्टर्स भी बैठे हैं, मुझसे छोटे भी बैठे हैं, मुझसे बड़े भी बैठे हैं उम्र में। देखिए, कोहरे की कोई गति निर्धारित नहीं है। कोहरा जो है विजिबिलिटी पर निर्धारित करता है। कोहरे में आप कितनी दूर तक का देख पा रहे हैं। अगर आप वहां पर 100 मीटर तक स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं तो आपकी गति 30 किलोमीटर होनी चाहिए, 35। 100 मीटर तक अगर आपको दिखाई दे रहा है तो, और अगर उससे कम दिखाई दे रहा है तो आपकी गति और कम होगी उसी अनुपात में। यानी कि 1/3 का रेशो है, 1:3 के हिसाब से आप कोहरे में ड्राइविंग करेंगे। जितनी विजिबिलिटी आपकी है, जितना दूर तक आपको साफ दिखाई दे रहा है, उसके तिहाई को लेकर के आपको अपनी गति वहां पर सीमित करनी है। यहां क्या करते हैं, बीच में बटन दबाया, ब्लिंकर्स दोनों साइड के इंडिकेटर चालू कर लिए और एक्सीलेटर पे पैर रख दिया और चल दिए। खुद भी गए और दूसरे को भी साथ ले गए। क्योंकि मैं प्रॉपर अमरोहा का ही रहने वाला हूं, हमारे यहां विधायक जी को हम छेड़ दिया करते थे मंच के ऊपर, अपने विधायक जी को। तो अमरोहा के हर आदमी की जेब में से अगर पुलिस रोकती थी तो वो मोबाइल निकालता था, कहता था विधायक जी से बात कर लो। तो मैंने, भाई जब तक विधायक जी तुम जिंदा हो, जब तक तो विधायक जी का फोन काम करेगा, लेकिन जिस दिन कनेक्शन यमराज से जुड़ेगा वहां यमराज को फोन कराना विधायक जी से कि साहब अब ये टकरा गया, इसके सिर में 27 टांके आए हैं, इसे बचा लो। तो सिफारिश आपकी, जोर आपका, ताकत आपकी पुलिस से तो बचा सकती है आपको फोन करा करके, लेकिन यमराज से नहीं बचा सकती। और सड़क दुर्घटना में जो नंबर आता है वो यमराज के पास पहुंचने का ही आता है ज्यादातर दुर्घटनाओं में। वहां भी देख लीजिए आप, 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हैं, 1.5 लाख लोगों की मौत हो रही है, तो 30% लोग नहीं बच रहे। और 4.5 लाख लोगों में 4 लाख लोग आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से विकलांग हो रहे हैं। अगर एक रेशो में 80% लोग सड़क दुर्घटना के बाद विकलांग हो जाएं, हड्डी टूट जाए या पैर टूट जाए या कुछ हो जाए, तो वहां का आप अनुमान साधारण सा लगा सकते हैं कि कितना जरूरी है हम लोगों को सुरक्षा का अपनाना। कहा गया ना कि सेफ्टी इज फर्स्ट, कि सुरक्षा पहला हमारा कदम है, और दुर्घटना होने से पहले ही सेफ्टी का महत्व भी है। सुरक्षा का जो महत्व है दुर्घटना होने से पहले का है। दुर्घटना होने के बाद आप 50 हेलमेट लगाते रहिए, उसका कोई नतीजा नहीं है। अगर हेलमेट आपने पहले लगाया हुआ था तो उसका आपको फायदा मिलेगा। सीट बेल्ट आपने लगाई हुई थी तो आपको फायदा मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को धारण कर लेनी चाहिए कि अगर आप सड़क पर वाहन चला रहे हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सड़क और यातायात नियमों का पालन करना है। दूसरी चीज एक जो महत्वपूर्ण है, सड़क पर ज्यादातर लोगों की मृत्यु इस कारण से भी होती है एक्सीडेंट के बाद कि उनको समय पर उचित उपचार नहीं मिलता। एक एक्सीडेंट हो गया है तो अक्सर देखते हैं कि लोग बाग वहां खड़े होकर के मोबाइल से वीडियो बनाएंगे, व्हाट्सएप पर उसको डाल देंगे कि साहब ये एक्सीडेंट हो गया, कोई जानता हो तो फलानी जगह पहुंच जाए, लेकिन उसको अस्पताल पहुंचाने का काम कोई नहीं करता है। और उसके पीछे एक सोच है कि अगर हमने उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो उसके मुकदमे में हमसे पूछताछ होगी, पुलिस हमें परेशान करेगी। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार को निर्देश देकर के एक कानून बनवाया गया है जिसको कहा गया है गुड सैमरिटन लॉ, नेक इंसान के लिए कानून। अब अगर कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति की मदद करता है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है, या उस दुर्घटना की सूचना पुलिस को देता है, या उस दुर्घटना की सूचना आपातकालीन सेवा 108 को देता है, तो अब पुलिस उस मुकदमे में उस व्यक्ति से किसी प्रकार की पूछताछ नहीं करेगी,
ना ही उस व्यक्ति को उस मुकदमे में गवाह बनाएगी। तो सड़क दुर्घटनाएं अगर कहीं पर हो जाती हैं तो आप लोग एक जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, अगर आप उसको वहां तक, अस्पताल तक नहीं ले जा सकते हैं तो आप 112 पर या 108 पर फोन करके पुलिस को उसकी सूचना अवश्य रूप से दे दें कि यहाँ फलाने स्थान पर चिन्हित करा दीजिए स्थान को कि एक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें एक व्यक्ति घायल है या 2 व्यक्ति घायल हैं या 3 व्यक्ति घायल हैं। तो उससे सिर्फ इतना होगा, अगर आपने वहाँ घायलों की संख्या उनको बताई तो जब रेस्क्यू करेगी वो टीम तो वो उसी व्यवस्था के साथ वहाँ पर पहुँचेंगे कि भाई हमें 4 घायलों को उठा करके लाना है या 2 को लाना है या 1 को लाना है। इसके लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति के द्वारा 2000 रुपये का पुरस्कार और जिला अधिकारी के द्वारा एक प्रशस्ति पत्र देने की व्यवस्था भी की गई है। जो व्यक्ति भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करेगा उसको जिला प्रशासन के द्वारा 2000 रुपये की नगद राशि व एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने में किसी भी प्रकार का संकोच ना करें। इसी प्रकार से हिट एंड रन का मामला है। कोई वाहन किसी व्यक्ति को टक्कर मार के भाग जाता है और उस वाहन का पता नहीं चलता है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, इसको कौन टक्कर मार के चला गया। तो उन परिस्थितियों में हिट एंड रन के मामले में भी अब हर जिले के अंदर मोटर दावा अभिकरण का गठन कर दिया गया है और आप अपने थाना प्रभारी के माध्यम से या एसडीएम के माध्यम से ऐसे मामलों में जिसमें वाहन ज्ञात नहीं हुआ है और व्यक्ति की सड़क पर एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है तो 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति घायल हो गया है तो उसका पूरा उपचार सरकार के द्वारा अपने खर्च पे कराया जाता है। तो हिट एंड रन के मामलों में यह ध्यान रखें कि दावा उसके परिवारजनों के द्वारा किया जाता है, मृतक के या पीड़ित के। तो यह भी एक सड़क सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिट एंड रन में पहले 25,000 और 10,000 की आर्थिक सहायता मिलती थी, अब उसको सरकार ने 2 लाख की आर्थिक सहायता कर दिया और इलाज उसमें मुफ्त कर दिया। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई आपके नज़दीक कोई ऐसी घटना हो जाती है कि किसी व्यक्ति को कोई वाहन टक्कर मार के भाग जाता है और उस वाहन का पता नहीं चलता है तो 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता आपको प्राप्त होगी। और अनुसंधान में जब पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो वाहन चिन्हित हो जाता है तो उन परिस्थितियों में जो मुआवजा अभिकरण द्वारा तय होगा वो आपको मिलेगा और उसमें से वो 2 लाख रुपया कम कर दिया जाएगा। लेकिन 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता परिवार को 3 महीने के अंदर अंदर प्रदान करा दी जाती है। ये कानूनी व्यवस्था मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में है। तो आप कृपया स्वयं भी पालन करें सड़क सुरक्षा नियमों का, अपने परिवार में भी पालन कराइए, अपने समाज में भी लोगों को प्रेरित कराइए। खास तौर से जब आप किसी वाहन में कोई सामान भर के चलते हैं तो उसका ये ध्यान रखें कि वो सामान बाड़ी से बाहर निकला हुआ ना हो, बहुत ही ऊंची हाइट पर ना हो और नियंत्रित हो। उसमें आपके वाहन में पीछे लगे हुए रिफ्लेक्टिव टेप, साइड में लगे हुए रिफ्लेक्टिव टेप स्पष्ट रूप से दिखाई दे ताकि रात्रि में किसी प्रकार की घटना आपके साथ घटित ना हो। इसी प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब लर्निंग लाइसेंस पूरी तरीके से फेसलेस कर दिया है। आप जहां पे भी रहते हैं अपने घर पर बैठ करके लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं। उसके लिए जो व्यवस्था की गई है वो आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन है। आपका आधार और मोबाइल आपका जुड़ा हुआ होना चाहिए और आप अपने आधार ऑथेंटिकेशन से परिवहन सेवा की वेबसाइट पे जाकर के वो लर्निंग लाइसेंस अपना बना सकते हैं। 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन के लिए आपको 350 रुपए की फीस वहां पर पे करनी पड़ती है। 40 साल से जिन लोगों की उम्र कम है उनको केवल मेडिकल का डिक्लेरेशन देना होता है और जिन एप्लीकेंट्स की आयु 40 साल से ज़्यादा है उनको परिवहन विभाग द्वारा डॉक्टर से एक नामित हैं
उस डॉक्टर से अपना चिकित्सा प्रशिक्षण करा करके एक मेडिकल सर्टिफिकेट वहां पर देना होता है, तब आपका लाइसेंस वो वहां से जारी होता है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखते हुए सड़क एवं यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित चलें। इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि धर्मेंद्र सिंह खोखर जो है यहां से आकर के अपना उद्बोधन करें। धन्यवाद सर। मंच पर आसीन परम आदरणीय श्री महेश कुमार शर्मा जो ERTO प्रवर्तन अमरोहा महोदय, PTO महोदय श्री KG संजय जी, त्रिवेणी शुगर मिल के HR श्री अमेज सिंह जी, और हमारी रोड सेफ्टी अमरोहा के मेंबर श्री अनिल कुमार जग्गा जी, और थाना रेहरा से आए SSI श्री प्रवीण कुमार सिंह जी, व यहाँ पर आए सभी ट्रांसपोर्टर, किसान भाई व ड्राइवर, समस्त स्टाफ व सभी मीडिया बंधु। रोड सेफ्टी पर बहुत कुछ हमारे श्री अनिल कुमार जग्गा जी जो सर हैं उन्होंने बहुत कुछ आपको बताया है, और जो बताया है वो बहुत काफ़ी है। अगर इतना पर भी आप अमल कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप काफ़ी हद तक रोड एक्सीडेंट रोकने में साबित हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। ये जो पढ़ाई है, एक किस्म की ये पढ़ाई है, और जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो उसके बाद एक परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में यदि हम फेल हो जाते हैं तो अगली वर्ष फिर हमको मौका मिलता है उस परीक्षा में दोबारा बैठने के लिए। परंतु यदि रोड सेफ्टी पर जो आपको बताई गई बातें हैं अगर आप उनको नहीं यूज करते, नहीं फॉलो करते, तो कभी कभी आपकी जान चली जाएगी कि दोबारा आपको गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत से यहाँ पे जो किसान लोग हैं, जब मिलों से हैं तो मिल के संबंधित ही जो ड्राइविंग करते होंगे, सबसे पहले मैं बात रखूँगा जो हमारे किसान भाई हैं ट्रैक्टर ट्राले से गन्ने की ढुलाई करते हैं। कुछ मिल में भी लेके आते हैं, कुछ जो अपने गन्ना का जो क्रय केंद्र है, जो सेंटर है, वहाँ पे भी डालते होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने पीछे जो ट्रैक्टर ट्राली लेके चलते हैं, ट्रैक्टर के पीछे उस पर दोनों तरफ रिफ्लेक्टर टेप लगाएं, ताकि जो पीछे से आने वाला वाहन है उसको आपकी ट्राली बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे और उसमें एक्सीडेंट होने की बहुत कम संभावना रहे। अब इसमें होता क्या है, जब आप कभी कहीं किसी मोड़ पर टर्न लेते हैं तो आप जो टर्न लेते हैं आपको पीछे से आने वाला वाहन दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके पीछे से जो ओवरटेक कर रहा है किसी वाहन को या आपको ओवरटेक कर रहा है उसको आप नहीं देख पाते, क्योंकि आपकी जो गन्ने की चौड़ाई होती है ट्रॉली में जब भरते हो आप, उसको बहुत चौड़ा रहता है, और जैसे ही आप टर्न लेंगे तो वो पीछे से आपको एक्सीडेंट कर देता है, जिसमें करीब करीब कई घटनाएं जनपद में, मेरे ख्याल से 5-6 घटनाएं इस तरीके की हो चुकी, जो कि रॉन्ग साइड से या फिर अवैध कट से या फिर ना देखने के कारण कि पीछे वाहन आ रहा है कि नहीं। जब भी आपको टर्न लेना हो तो एक बार थोड़ा जो आपके साथ सहयोगी है उसको नीचे उतार दें, या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए अपनी ट्राली के पीछे कि वो इंडिकेटर दे सके। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आजकल काफ़ी आ गए हैं मार्केट में, चाइनीज़ भी है और वैसे भी मिल जाएंगे आपको दुकानों से, उसका यूज़ करिए। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि यदि आपकी ट्रैक्टर ट्राली का कोई पहिया निकल गया या कोई खराबी आ गई है आपके ट्रैक्टर में, आप बिना किसी को सूचना दिए आप रात भर उसको वहीं छोड़ देते हैं लावारिस हालत में। बिल्कुल गलत बात है। जितने भी रोड पे, हाईवेज पे और जनपद में ट्रैक्टर ट्राली और ट्रकों से जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं वो खड़ी अवस्था में ही हुए हैं। अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा रोडवेज बस ने एक ट्राले में घुस गया, मात्र उसकी गलती इतनी थी कि उसको रोड पे खड़ा करके वो भूल गया, उसको ऐसे ही लावारिस हालत में छोड़ दिया। तो इस संबंध में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भाई हर थाना क्षेत्र में पुलिस है जो हमारी मोबाइल भी रात में भी गश्त करती है, दिन में भी गश्त करती है। चूँकि अब घने कोहरे का टाइम है, आपको नहीं पता कि कब आपको कहाँ क्या समस्या उत्पन्न हो जाए, तो कम से कम 112 112 नंबर या लोकल थाने को सूचना दे दे, ताकि
उसको जल्दी से वहाँ से हटा लिया जाए। यदि आप अपने वाहन को पार्क भी करते हैं तो इतना कोहरा है, कम से कम सड़क पे ना करें, उसको सड़क से नीचे उतार के ही करें। सर्दी का मौसम है, शाम के टाइम थोड़ा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शराब पी लेते होंगे, शराब पीने के बाद फिर ड्राइविंग करते हैं। तो कृपया करके शराब पी के ड्राइविंग बिल्कुल कतई ना करें। एक तो विजिबिलिटी कम है आजकल, तो कोहरा, घना कोहरा है, लेकिन उसके बाद भी आप ड्राइविंग करने के पहले शराब पी लेंगे तो आपको सेंस नहीं रहता। एक्सीलेटर पे ऑटोमेटिक आपका पैर इस तरीके का हो जाएगा कि आप ओवर स्पीड में जाएंगे, आपको दिखाई नहीं देगा, या सामने से जो कोई आ रहा होगा उसको दिखाई नहीं देगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, जो कि एक भयावह स्थिति हो सकती है कि आपकी डेथ भी हो सकती है। आप सभी लोग, मैं समझता हूँ कि अपने सभी परिवार के पालन पोषक, जो एक जिसको कहते हैं कि मेन कमाने खाने वाले, मतलब जिसके ऊपर पूरे परिवार आश्रित है, वही सब लोग हैं। तो 1 मिनट के लिए ये सोच के देखो कि अगर आप ही नहीं रहोगे दुनिया में तो उन जो बच्चे आपके हैं, जो परिवार आपके आश्रित है, वो कैसे उसका लालन पालन होगा और कैसे उसको आगे शिक्षा प्राप्त होगी। अगर आपके बच्चे कहीं घरों से बाहर जाते हैं, मोटरसाइकिल से भी जाते होंगे, कारों से भी जाते होंगे, तो सभी को बताओ भाई हेलमेट बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास हेलमेट है, वो एक सुरक्षा कवच है आपका। बहुत सी बार आपने वीडियो में भी देखा होगा, बहुत सी इंटरनेट पे ऐसी वीडियो आपको मिल जाएगी कि एक आदमी जो हेलमेट लगाए हैं और उसका एक्सीडेंट हुआ और उसका सर जो है ट्रक के नीचे आ गया। तो हेलमेट होने के कारण वो फिसलन होती है हेलमेट में, तो सड़क पर फिसल गया, वो साइड में चला गया तो उसकी जान बच गई। अभी 31st नाइट के दिन हम लोग रात्रि में चेकिंग कर रहे थे ड्रिंक एंड ड्राइव की, जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं। तो करीब 2 बजे की बात थी, तो कोहरा पड़ने लगा था कुछ, तो कलेक्ट्रेट की तरफ से एक वाहन आया जिसको कहते हैं मोटरसाइकिल, उसके पीछे एक आदमी और बैठा था। तो बैरियर पे हमारे रिफ्लेक्टर प्रॉपर लगे हुए थे, तो बैरियर से तो वो बच गया, लेकिन वो इतने नशे में था, उसको आगे जो हमारे डिवाइडर हैं, जो हमारे लगे होते हैं स्पीड ब्रेकर्स, वो उसको दिखाई नहीं दिए। तो उस पे से उसने बहुत स्पीड में गाड़ी निकाली, तो आगे जो मोटरसाइकिल जा रही थी उसमें उसने टक्कर मार दी। जो आगे वाला चालक था उसने हेलमेट लगा रखा था, दोनों मोटरसाइकिलें गिरी। जिसके पास हेलमेट था उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, और जो पीछे से जिसने टक्कर मारी थी, हालांकि रात्रि का समय ज़्यादा हो गया था, तो 1108 में कॉल की तो टाइम से नहीं आई, तो हमने अपनी सरकारी गाड़ी से उसको सरकारी अस्पताल में दाखिल किया। बहरहाल वो आदमी मुझे नहीं लगता बचा होगा, क्योंकि उसकी कंडीशन ये क्या थी कि सर का ये जो पूरा ऊपर का हिस्सा था वो अंदर खिसक गया था। तो ऐसी कंडीशन में, सर्दी का मौसम है, तो बहुत कम चांस हो जाते हैं आदमी की जान बचने के। भाई बच्चों को बताओ, उनको समझाओ कि भाई आपके फ़ायदे की चीज़ है, हेलमेट लेके जाइए, उसको बोझ मत समझिए आप कि वो बोझ है आपके सर पे। भाई सर्दी में ठंड से बचाव करता है, गर्मी में धूल से बचाव करता है, बरसात में पानी से बचाव करता है। 4 व्हीलर अगर कोई चलाता है तो उसे बताइए कि भाई सीट बेल्ट लगाना कितना ज़रूरी है। आजकल ऐसे ऐसे सेफ्टी गैजेट्स हैं कारों में कि यदि आपकी सीट बेल्ट लगी है तो ही आपका जो एयर बैग है वो खुलेगा। अगर सीट बेल्ट आपने नहीं लगाई है, उसके सेंसर सीटों में आते हैं आजकल, जो जहां आप सीट बेल्ट लगाते हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से लगा है तो ही खुलेगा एयर बैग। और एयर बैग खुल गया तो आप अभी कितने दिन की बात हुई, कौन सी तारीख की, मुश्किल से 5-6 दिन हुए होंगे। हमारा एक सिपाही नौगावा थाना में, आपने पेपर में वगैरह में पढ़ा होगा, उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी और स्विफ्ट गाड़ी थी, और जैसे ही पेड़ से वो टकराई तो उसका झुकाव एकदम से आगे गया, उसका सर शीशे में लगा और शीशा चटक के जो पेड़ था, पेड़ उसके सर में लगा। ऑन डेथ, मतलब ऑन स्पॉट डेथ कर गया आदमी। अगर सीट बेल्ट लगी होती तो शायद उसकी जान बच जाती, क्योंकि आगे सीट बेल्ट के आगे बोनट काफ़ी लंबा होता है, वहाँ तक उसको पहुँचने के लिए बहुत ज़ोरदार टक्कर भी अगर होगी तो वहाँ तक करीब नहीं पहुँच पाता। तो ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल ना करें, खासकर किसान लोग,
मैं देखता हूँ शाम के टाइम ये क्षेत्र तो ऐसा ही है कि भाई हम तो, मैं पहले रहा हूँ यहाँ, मैं देखता था मतलब बिल्कुल भी कतई ना पी के वाहन चलाएं। अगर आप पी के वाहन चलाएंगे, शराब पीकर वाहन चलाएंगे तो 100% ये समझ लो एक्सीडेंट होगा ही होगा। देहात क्षेत्र है, सिंगल रोड है आपकी। जब कभी आप लिंक रोड से मेन रोड पर चढ़ते हैं, जो हसनपुर गंवा रोड आपका है, इस पर चढ़ते हैं ड्राइविंग करने के लिए, तो कम से कम ये देख लें कि सामने से वाहन आ रहा है तो कितनी स्पीड में आ रहा है। आप क्रॉस कर जाएंगे, नहीं करेंगे। यदि आप क्रॉस कर रहे हैं सड़क, क्रॉस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है जो आवारा छुट्टा पशु जो सड़कों पे रहते हैं। अभी हम लोग आ रहे थे तो बहुत नीलगाय वगैरह बहुत कुछ हम लोगों ने फेस किया है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि क्योंकि रात में जो है जानवर अगर कोई सड़क पर बैठ गया तो आपको दिखाई नहीं देगा कोहरे के कारण। तो अगर आप इसकी स्पीड बहुत कम है, जैसा कि हमारे जग्गा साहब ने बताया कि विजिबिलिटी के 3 गुना कम रखिए। यदि आपको 100 मीटर तक दिखाई दे रहा है तो 30 स्पीड रखिए। अगर स्पीड आपकी कंट्रोल में है तो ब्रेक आप टाइम से लगा भी लेंगे। भाई ब्रेक लगाने के बाद में भी आपने देखा होगा कुछ लोग क्लच प्रेस कर देते हैं, वो गलत सिस्टम है। जब आप ब्रेक लगाएं तो ब्रेक के साथ में कभी भी क्लच का प्रयोग ना करें। जब आपकी गाड़ी धीमी हो जाए और आपको लगने लगे कि हमारी कंट्रोल में आ गई गाड़ी, तो उसको फिर गियर आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप क्लच दबाते हैं ब्रेक लगाने से पहले तो उसकी स्पीड जो इंजन पर लोड है आपका जो वजन का, वो बिल्कुल फ्री हो जाता है और स्पीड समझ लो दुगनी हो जाती है उसकी। फिर इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं जितने भी यहाँ सभागार में उपस्थित जन हैं उनसे यही चाहूँगा कि जो कुछ हम यहाँ बता रहे हैं आपको, आप आगे चल करके इसी तरीके से लोगों को साझा करिए, परिवार में साझा करिए, बच्चों के साथ साझा करिए, क्योंकि मानव जीवन बचाने के लिए, लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए ये अभियान है एक पूरा का पूरा। और एक बहुत पुराना फिल्मी गीत था, आप लोगों ने सुना भी होगा कि दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो इस तरीके के जो संदेश होते हैं वो इसी तरीके से बढ़ते हैं कि अगर आज हम आपके पास आए हैं तो हमारे इसी संदेश को आपने आगे तक पहुंचाया, तो इसी तरीके से चलती चलेगी गंगा ये, और हम लोगों का जीवन बचाने में सफल होंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ SSI साहब को कि वो भी आए यहाँ से, और समय की बाध्यता को देखते हुए कम शब्दों में ज़्यादा बात कहते हुए अपना उद्बोधन यहाँ से करें। धन्यवाद। मंच पे बैठे RTO सर, PTO सर, जग्गा सर, TSI, धर्मेंद्र भाई हमारे, इन सब का स्वागत है और मुझे आमंत्रण करने के लिए भी धन्यवाद। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा गया है। ये हमारे परिवार लोग जो बैठे हुए हैं इनकी सुरक्षा के लिए है। मैं इसमें धर्मेंद्र भाई ने बहुत कुछ बता दिया और साथ में अनिल जग्गा सर हैं, उन्होंने कानून से लेकर बाकी सारी बातें आपको बता चुके हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं कहना चाहूँगा। एक धर्मेंद्र भाई ने एक बात बताई है कि जब मैं नाइट में गश्त पे निकलता हूँ तो गन्ने के जो ट्रैक्टर हैं और उनका ट्रैक्टर ख़राब हो जाता है और ट्राली छोड़कर चले जाते हैं और वहाँ पर एक भी आदमी नहीं मिलता। ये मैंने 3-4 बार देखा है। यहाँ पर आसपास ढूंढा तो उन्हें कोई गन्ने की परवाह ही नहीं। तो कई बार पुलिस वाले कहते हैं कि इस गन्ने को लो और कोल्हू पे डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, वो भी ठीक नहीं था। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, किसी का ट्रैक्टर अगर ख़राब हो जाता है, अगर उस पर व्यवस्था हटाने की नहीं है तो पुलिस को सूचना दें, मिल हैं उनको सूचना दे दें, तो ना कोई व्यवस्था करेंगे। क्योंकि हमारी गाड़ी खुद बची है उसमें घुसने से, कई बार दिखती नहीं विजिबिलिटी के कारण, तो ये बात गलत है। तो सबसे अनुरोध है, अगर आपका ट्रैक्टर ख़राब हो जाता है तो गन्ने की ट्राली रोड पर ना छोड़ें। मुझे भी 1.5 महीना हो गया, मैंने कई जगह देखा है। इसके बाद हमें देखना पड़ता है, पुलिस वहाँ पर लगानी पड़ती है। कई बार जो गश्त रहती है उसको हम खड़ा कर देते हैं, वो टॉर्च मारती रहती है, लेकिन वो भी कब तक रहेंगे? वो 4 बजे तक रहते हैं, उसके बाद वो ट्राली छूट जाती है। इसमें कई लोगों की एक्सीडेंट भी हुए हैं, ज़्यादा मेजर इंजरी नहीं हो पाई, लेकिन इसका आप ध्यान रखें
क्योंकि आपके समाज से लोग ट्रैक्टर गन्ना लेकर आते हैं। और दूसरी बात, जो हमारे धर्मेंद्र भाई जग्गा सर ने जो भी बातें बताई हैं, ये आप बातें अपने तक सीमित ना रखें, अपने परिवार में, आस पड़ोस में जाके लोगों को बताएं कि ऐसे ऐसे आज मीटिंग हुई थी, ऐसे ऐसे हम लोगों ने ये बताया है। और सबसे पहले अपने बच्चे हैं जो परिवार के हैं, जो नई उम्र के लड़के हैं, आप उनको ये बातें बताएं, उन्हें डांटें कि वाहन को स्पीड में ना चलाएं, कभी 3 ट्रिपलिंग सवारी ना करें, हेलमेट लेके चलें, क्योंकि आपके बच्चे हैं, वो आपकी बात ज़्यादा मानेंगे। आप अगर वो बिना हेलमेट के जाते हैं तो उन्हें बाइकिंग ना दें, स्टैंड ना करें, क्योंकि जब बाइक पकड़ी जाती है तो आप ही कॉल करते हो कि मेरा लड़का तो यहीं तक जा रहा था, छुड़ाने के लिए आप कॉल करते हो इधर उधर से, तो वो बात ठीक नहीं है। आप अपने परिवार से लेके चलें। अगर आपका परिवार सुधरेगा तो पड़ोस का सुधरेगा, पड़ोस का सुधरेगा, पूरा गांव सुधरेगा। तो जो भी आपको आस पड़ोस मिलता है तो उन्हें कि हेलमेट का प्रयोग करें, दारू पीकर गाड़ी ना चलाएं। नई उम्र के बच्चे खूब दारू पीते हैं। न्यू ईयर का टाइम था, रात के 11 बजे लोग बाहर दारू पी के स्टैंडबाजी कर रहे हैं, इतना बैकवर्ड एरिया होने के बाद भी, इतना बैकवर्ड एरिया हो है फिर भी लोग बाहर स्टैंडबाजी दारू पी कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, नई उम्र के बच्चे ने समझाएं, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी यहाँ बंद करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। घर से निकलो तो पता जेब में डालकर निकलो, हादसे चेहरों की पहचान मिटा देते हैं। कभी कभी सड़क दुर्घटनाएं इतनी भयावह होती हैं कि पता ही नहीं चलता है कि व्यक्ति कौन था। अभी 1 सप्ताह पहले आगरा के पास सिकंदरा है, सिकंदरा में एक व्यक्ति सड़क क्रॉस करता हुआ एक वाहन की चपेट में आया है और आप यकीन नहीं करेंगे कि सारी रात उसके ऊपर से ट्रैफिक गुजरा है और वो कई टुकड़ों में सड़क पर चिपका हुआ मिला है। तो आप लापरवाही की भयावहता समझ सकते हैं कि सड़क पर जब भी आप चलें सुरक्षित ढंग से चलें, सुरक्षा के महत्व को समझें, अपने परिवार के महत्व को समझें, अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी को भी समझें। कानून का पालन कराना पुलिस की या परिवहन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। कानून का पालन करना आपकी, हमारी, सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो नियम और कानून बने हुए हैं हम उनका पालन करें। एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए, एक अच्छे सोसाइटी के लिए कानून का पालन हम लोगों को करना चाहिए। हम लोग मंदिर मस्जिद में जाते हैं तो हमें कोई नहीं बताता कि आप जूते बाहर उतार के आइए। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है व्यक्ति तो नमाज से पहले वजू करता है, वहां उसको कोई नहीं सिखाता कि तू वजू करके नमाज पढ़। लेकिन गाड़ी जब सड़क पर चलाता है तो उसको हर मोड़ के ऊपर ये बताना पड़ रहा है कि तू भाई ऐसे चला, ऐसे चल। तो ये सिर्फ एक मानवीय त्रुटि है, एक मानवीय भूल है, इसको सुधारने की कोशिश करिए। इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूं, जनपद में काफी लंबे समय से जिनको सड़क यातायात का अनुभव है, यात्रीकर मालकर अधिकारी हमारे श्री के.जी. संजय जी के आए और मंच से अपना उद्बोधन करें। धन्यवाद जग्गा जी। इस त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड शुगर यूनिट के शुगर मिल में इस सभागार में मंचासीन हमारे ARTO इन्फोर्समेंट महोदय, हमारे MDHR या इस शुगर मिल के आमिर सिंह जी, हमारे समाज सेवी और सुरक्षा के अग्रदूत अनिल कुमार जग्गा जी, TSI साहब, SSI साहब और इस शुगर मिल में अन्य पदाधिकारीगण जैसे मलिक जी, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर, चालक बंधु, किसान भाई, हमारे इन्फोर्समेंट के स्टाफगण, पुलिस के स्टाफगण, सभी का नंदन अभिनंदन। आज के इस छोटे से कार्यक्रम में, जागरूकता के कार्यक्रम में, जिसका संबंध जीवन से है, हमारे जग्गा जी ने भी और TSI साहब ने,
हमारे SSI साहब ने और साथ में उमेश सिंह जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई। और दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, इसी गंगा बहाने के क्रम में अगली कड़ी को जोड़ते हुए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चीज़ों को आप लोगों को समझा दिया है। दरअसल ये जो सड़क सुरक्षा का जो हमारा जो कार्यक्रम है, सड़क सुरक्षा माह जो 1 महीने तक चलेगा हमारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से ये एक जागरूकता कार्यक्रम है जिसका संबंध जीवन से है, जीवन के संचालन से है। कि हम रोड पर चलते हैं तो सड़क सुरक्षा, आखिर सुरक्षा की भावना क्यों उत्पन्न हो रही है, सुरक्षा कहाँ से हो रही है, सुरक्षा किससे? भाई नेचर ने तो हमें, नेचर इज़ द गॉड कहा जाता है कि नेचर इज़ द गॉड। जब सब कुछ नेचर में व्यवस्थित है तो ये अव्यवस्था उत्पन्न कहाँ से हुई? ये अव्यवस्था इसलिए उत्पन्न हुई कि जैसे कि ये हमारा सड़क है, सड़क एक मुख्य परिवहन के साधन है। जैसे एक जल परिवहन, ऊपर वायु परिवहन, सड़क परिवहन। तो ये परिवहन में सबसे जो सड़क परिवहन हमारा है, ये एक मुख्य परिवहन तंत्र है जिस पर सभी लोग चलते हैं, चाहे वो आसमान मोड़ने वाले हों, चाहे जमीन जल पर चलने वाले हों, चाहे वो ज़मीन पर चलने वाले हों, सभी लोग चलते हैं तो एक भीड़ तंत्र होगी। भीड़ तंत्र होता है तो उसको संचालित करने के लिए कोई नियम तो कानून बनेगा। इसीलिए मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया, सड़क सुरक्षा के कार्यक्रम बनाए गए, नियम कानून बनाए गए कि सब लोग संयमित रूप से, संचालित रूप से अपने आप को एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए एक लयबद्ध तरीके से चलें। और इसीलिए यातायात के नियम को बनाया गया कि उन नियमों का पालन करते हुए आप सुरक्षित ढंग से अपने गंतव्य को जाएं और आएं। लेकिन इस भीड़ तंत्र में कुछ जब हमारी अर्थव्यवस्था सुधरी, नए नए संसाधन उत्पन्न हुए, वैज्ञानिक उन्नति हुई, सड़क में मोटर इंजीनियरिंग में भी काफ़ी विकास हुआ, तो इसके चलते क्या हुआ कि बहुत चीज़ें अव्यवस्थित हो गई। उसी अव्यवस्था को चलते हुए यातायात के नियम बनाए गए, उनके पालन करने के लिए हम लोग प्रेरित किए गए, जिसका संबंध जीवन से है। मात्र ये समझिए कि आपके जीवन से है। सरकार भी चिंतित है, हम सभी चिंतित हैं, सभी लोगों ने आप लोगों को समझाया। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा कि हम लोग जानते सब कुछ हैं, यातायात के नियम क्या हैं नहीं जान रहे हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्टर हैं, ऑपरेटर हैं, बहुत सारे लोग हैं, महज एक इस मिल में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आए हैं और अपना गन्ना परिवहन करने लेकर के आए हैं और वहाँ गन्ना अनलोड करेंगे फिर चले जाएंगे। नहीं, इस आपके घर में आपका भी परिवार है, आपके घर में 2 व्हीलर 4 व्हीलर होगी, तो वे सब जानते हैं कि हमारे घर में है 2 व्हीलर है तो हमें हेलमेट लगाना चाहिए, हमें बच्चों को लगवाना चाहिए, हमारे अपने लोगों को लगवाना चाहिए। 4 व्हीलर है तो हमें सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जल्दीबाजी हम नहीं करते, हम लोग जानते सब कुछ हैं, उसकी एवज में कर नहीं पाते। सबसे बड़ी हमारी मानव जाति की विडंबना यही है। वास्तव में देखा जाए तो यातायात के नियम जो बने हैं चलने के लिए, जिसका संबंध जीवन से है, ये हमारे एक आशीर्वाद है, अपने बड़ों का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है। हमें उनके, जैसे माता पिता बोलते हैं, जाओ बेटा जा रहे हो सकुशल लौटो, सही सलामत लौटो, जा रहे हो जाओ और जल्दी से वापस सही सलामत आओ। ये नियम है, यही आपको संकेत देते हैं कि आप उन नियमों का पालन करते हुए अपने गंतव्य को जाइए और वहाँ से फिर आप वापस अपने घर पे सकुशल आइए। एक गाना सुना होगा आप लोगों ने कि ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, दाएं भी नहीं बाएं भी, ए भाई जरा देख के चलो, कुछ इसी तरह का है ना गाना। तो इसका मतलब यही सब है। अब जीवन को, भाई सबका जीवन बहुमूल्य है, मानव जाति का जीवन, मानव जीवन में जो जीवन पैदा हुआ है, जो आदमी जन्म लिया है, बहुत ही बहुमूल्य है। इसको तनी भी असावधानी से हम लोग चलते हैं और अपना जीवन को एकदम नष्ट कर देते हैं। बहुत सारे नियम बने हैं, 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे हैं कि हमें 4 व्हीलर हैं तो हमको अपना सीट बेल्ट लगाना चाहिए, अपने कागजात को दुरुस्त रखें, नशे की हालत में गाड़ी न चलाएं, या गलत पार्किंग न करें, या रॉन्ग साइड से ड्राइविंग न करें। बहुत सारे नियम हैं,
लेकिन हम उसको जल्दीबाजी में तोड़ देते हैं। मेन लिंक से कोई रोड जुड़ रही हो, हमारे यंगस्टर्स आते हैं, उसी स्पीड में आते हैं, उसी स्पीड में अपना मेन हाईवे पे चढ़ जाते हैं और उधर से गाड़ी आने वाली गाड़ी को स्मैश करते हुए निकल जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है जल्दीबाजी में। होता क्या है ना कि लोग संयम लोगों के पास नहीं रह गया, पेशेंस नहीं रह गया है, चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं भी हो, संयम नहीं रह गया है। संयम एक युद्ध है समझ लीजिए, जो आदमी के स्वयं के विरुद्ध है, और जो इसमें जीत गया वो सिकंदर हो गया, और जो नहीं जीत गया वो हार गया, वो चला गया। तो हमारा कहने का मतलब ये कि हमें और सब नियम कानून जो बताया गया उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हो। बस संयम से अपना काम करो और डरना सीखो। जीवन में क्या है कि पहले ज़माना था कि लोग कहते थे कि जो डर गया समझो मर गया। सुना होगा आप लोगों ने, सुना होगा कि नहीं सुना होगा? लेकिन अब वो नहीं, अब ज़माना ये कहता है कि जो डर गया वो जी गया। डर डर के गाड़ी चलाना, डर के मतलब धर्मभीरता, मतलब कि डर के बैठना नहीं, वॉच करते हुए चलना। अपने आप को वॉच करो, अपने शरीर को वॉच करो। डरो कि ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा गड़बड़ खा लिया तो हमारा पेट खराब हो जाएगा, ज़्यादा ओवर स्पीड से चलेंगे तो हम एक्सीडेंट न कर जाएं। आप सही चल रहे हो, दूसरा वाला सही नहीं चल रहा है, तो उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। एक कहते हैं ना कि जल न होता तो जग जाता जल। जल मतलब पानी, जीवन है, लेकिन आजकल रंगीन जल की कल्चर शुरू हो गई है, नीले पीले हरे काले लाल गुलाबी। अब उसमें सब लोग मस्त रहते हैं, पी के चल दिए। अरे पीजिए खाइए, आपका जीवन है, लेकिन एक नियंत्रित वे में चलिए, घर पे रहिए। रोड को सड़कगाह न माने। रोड एक जीवन रेखा है, सड़क एक जीवन रेखा है जो हमारे जीवन को हमारे सरल बनाने के लिए, हमारे विकास, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए एक साधन, एक जीवन रेखा है। उसको सड़कगाह मान बैठे हैं, यही समस्या है। थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये जीवन का मूल मंत्र बैठा लीजिए जीवन में। सावधानी कहीं भी हटती है दुर्घटना वहीं घट जाती है। आप स्पीड से चल रहे हो, सामने से गाड़ी आ रही है, 1 इंच अगर आपके हैंडल घुमा, मान लीजिए आप 100 की स्पीड में चल रहे हो, सामने वाला 120 की स्पीड में आ रहा है, बाइक सवार है, अब बाइक चला रहे हो, इतने में ही अगर 1 इंच हल्का से हैंडल घुमा कि वो एक्सीडेंट होना तय है, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी कि नहीं घटी? तो आप लोग जानते सब कुछ हो, सब लोग जानते हो, लेकिन करते कुछ नहीं। इस नैतिक मानव की तरह से जीवन को जीने की कोशिश तो कीजिए, थोड़ा सा अनुपातिक रूप में लाइए। अच्छा बुरा हर जगह होता है, लेकिन जो अनुपात बुराई की तरफ बढ़ेगा तो वो सब बुरा बुरा दिखाई देगा, और अनुपात थोड़ा अच्छाई की तरफ तो अच्छा ही दिखाई देगा। तो हमारे जग्गा जी ने जो आपको नियम कानून बताए बहुत काम की चीज़ें हैं। TSI साहब ने बताया, हमारे SSI साहब ने बताया, और सर ने जो बताया वो सब चीज़ें बहुत ही बहुमूल्य हैं। मैं वही व्यवहारिक चीज़ जोड़ना चाह रहा हूँ कि जीवन को आप लोग संयमित रूप से जीने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लग रहा है घर में झगड़ा हो गया हो, उसी गुस्से में बाइक लेके, गाड़ी लेके मत निकलिए, कहीं भी गुस्सा वहाँ से हट जाइए। अपने आप को सोचिए कि अगर मैं चल रहा हो जाता कि मैं माइंड डाइवर्ट हो जाए, कहीं एक्सीडेंट न कर जाए। तो डरना जीवन में सीखो, एक नैतिक मानव तरह अपना व्यवहार करो, अपने आप को प्यार करो, अपने परिवार को प्यार करो, और सबसे बड़ी बात, जहाँ देखिए कि कोई बिना हेलमेट गाड़ी चला रहा हो तो उसको टोकिए जरूर, भले कोई दूसरा कोई ना हो। घर में कह दीजिए घर में कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट के बाहर नहीं निकलेगा। बाइक है तो बाइक के साथ हेलमेट रहेगा, हेलमेट भी अच्छी कंडीशन का। ऐसे कि हर रोड पर बिकने वाला हेलमेट ले लिया, कभी एक्सीडेंट होता भी है। आप सही चल रहे हो, सामने वाला गलत चल रहा है, आके ठोक दिया, गिर गए, आपको चोट लग गई, आपकी जान पे आन बनी। तो अच्छे कंडीशन की हेलमेट रखिए, और जब भी निकलिए विदाउट हेलमेट मत निकलिए। अभी देखिए 2 दिन पहले गजरौला में एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें क्या है कि एक UP 14 नंबर की गाड़ी थी, कैंटर, वो खड़ी थी। मैंने अपने सर को भेजा भी था, यादव साहब को। वो रोडवेज की गाड़ी थी। इसी कोहरे की बात, परसों रात की बात है, 2 बजे 2:30 बजे की बात है। ड्राइवर गाड़ी खड़ी किया, खाली गाड़ी थी, और गाड़ी के आगे बाथरूम करने लगा, गाड़ी के आगे ही।
और कोहरे कार से गाड़ी आती है, उसको इतना ज़बरदस्त टक्कर मारती है कि वो बच्चा, उसकी गाड़ी फिर उस टक्कर से आगे बढ़ती है, उस गाड़ी के नीचे आता है, वो ऑन द स्पॉट वो मर जाता है। फारूक नाम था उस ड्राइवर का शायद। सिग्नेचर ब्रिज की घटना एक याद दिलाना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे एसएसआई साहब ने बताया, टीएसआई साहब ने बताया कि एक व्यक्ति हेलमेट चला रहा था, दोनों इंजीनियरिंग के छात्र थे, माँ बाप के, एक व्यक्ति उसमें अकेला था जिसका देहांत हुआ। वो व्यक्ति जो चला रहा था वो बिना हेलमेट के था, उसके पीछे बैठा हुआ हेलमेट पहने हुआ था और वो हेलमेट का टैप लगाया हुआ था, जो उसका होती है रबड़, वो लगाया हुआ था। हेलमेट लगा लेके चल देंगे लोग और लगाएंगे नहीं, कभी मान लीजिए एक्सीडेंट होता भी है तो हेलमेट कहीं और गिरा, आप कहीं और गिरे। सिग्नेचर ब्रिज में घटना घटित होती है और वो गाड़ी एकदम ऊपर 5-7 फीट ऊपर जाती है, चक्कर काटते हुए गिरती है, दोनों रेलिंग पे गिरते हैं, दोनों दोनों के सर पे चोट आती है, लेकिन जिस पे हेलमेट था वो बच जाता है और जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसका देहांत हो जाता है। इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा, अपने आप पर सोचिए, अपने जीवन को सोचिए। एक एक व्यक्ति सोचने लगेगा ना कि ये नैतिक जिम्मेदारी है अपने अपने बारे में सोचने की। आप अपना सोचिए, हम सोचें, आप सोचें, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे हमें अपने आप को जीवन बचाना है, कैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, यातायात के नियमों का पालन कीजिए आप लोग, और अपने आप से प्यार कीजिए, अपने लोगों से प्यार कीजिए, लोगों को कहिए, जहाँ गलत लगे वहाँ कहिए। और मैं देखता हूँ कि ट्रैक्टर ट्राली में बहुत सारे ड्राइवर हैं, चप्पल पहन के चला रहे हैं, सर्दी के मौसम में कम से कम शूज़ तो पहन के चलाएँ। और जहाँ तक ये रिफ्लेक्टिव टेप की बात है गन्ना का, तो ज़्यादा ओवरलोड ना लेके चलें, और चलें तो साइड से अपना ज़्यादा लटका ना रहे, पीछे जो है 2.5 से 3 मीटर का कपड़े पर थोड़ा आप कुछ साइन बना लें रिफ्लेक्टिव टेप का, पर दर्जी से सिलवा लें, जब भी उसको बांध के चलें। कुछ अपनी भी नैतिक जिम्मेदारियों को समझें आप लोग। ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रहने में अपना योगदान दें, एक नैतिक मानव की तरह से अपना जीवन को जिएं, देश के विकास में हम साझेदार बने, देश के रक्षक बने, भक्षक न बने। आप लोग स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराई अभी। ड्रिंक एंड ड्राइविंग का जो मामला है, ड्रिंक एंड ड्राइविंग में अब सरकार के द्वारा बहुत सख्त कानून का प्रावधान किया गया है कि अगर आप नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी 6 महीने के लिए सस्पेंड होगा। खाली चालान से पीछा नहीं छूटेगा, 6 महीने का प्रतिबंध आप पर ड्राइविंग लाइसेंस पर लगेगा वाहन चलाने पर। तो ड्रिंक एंड ड्राइविंग में जेल भी जाना पड़ेगा और 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक जुर्माने की व्यवस्था, यानी कि सबसे ज्यादा जुर्माना भी ड्रिंक एंड ड्राइविंग पर ही है। तो ये ध्यान रखिए कि कभी शादी ब्याह पार्टी में भी जाते हैं और आपको मालूम है कि वहां पीनी पड़ेगी, तो ड्राइवर साथ लेकर के जाइए। शराब पीने के बाद गाड़ी ना चलाएं, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि शराब का जो प्रभाव है आपके दिमाग के ऊपर, जब शराब हावी होती है तो वो आपके पूरे शरीर को अपने कब्जे में कर लेती है। आप कर कुछ रहे होते हैं और हो कुछ रहा होता है। वही एक कारण है जो सड़क दुर्घटना सड़क पर होती है। आपको लगता है कि आप सीधे चल रहे हैं, लेकिन आप सड़क पर गाड़ी को डांस कराते हुए चल रहे हैं। तो ये शराब नशे का प्रभाव है। तो कहा भी गया कि नशा, नींद और तेज रफ्तार तीनों मौत के द्वार। सड़क सुरक्षा का सबसे पहला स्लोगन है ये कि नशा, नींद और तेज रफ्तार तीनों मौत के द्वार। उसके अलावा एक चौथा सबसे बड़ा कारण, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना। आप में कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है? स्मार्टफोन का मतलब यही, जैसे हम ये टच स्क्रीन वाला हाथ उठा के बताएंगे, टच स्क्रीन फोन लगभग सभी के पास वही है आजकल। उस पे स्क्रीन गार्ड भी आप लोग लगवा लेते हैं। क्यों लगवाते हैं? कि उसकी स्क्रीन खराब ना हो जाए, उंगली से रगड़ना पड़ता है ना उसको। लेकिन ईश्वर ने जो एक बहुत बढ़िया स्किन आपको दी है, एक सुंदर शरीर दिया है, एक चेहरा दिया है,
उसकी चिंता आप कभी नहीं करते हैं कि अगर सड़क पर रगड़ा गया तो कहां कहां से छिलेगा। एक 9,000 रुपए की डिवाइस जिसे आप दोबारा खरीद सकते हो, रिपेयर करा सकते हो, उसकी चिंता करते हो। स्क्रीन गार्ड तुरंत लगवाता आदमी मोबाइल लेते ही, भाई एक स्क्रीन गार्ड लगा दो, एक इस पे कवर भी चढ़ा दो। लेकिन बच्चा छोटा है, पिताजी शेखी बजा रहे हैं, गांव में दिखा रहे हैं कि देखो हमारा लड़का तो गाड़ी चला लेता है। पिताजी पीछे बैठे हुए और 12 साल के बच्चे से गाड़ी चलवा रहे हैं। अब ऐसे पिताजी के लिए कानून में व्यवस्था करी गई है, FIR दर्ज होगी, 3 साल की सजा होगी और 25,000 रुपये जुर्माना भी जाएगा। आइए, हमारे अंतिम वक्ता भी हैं और कार्यक्रम क्योंकि समय भी काफ़ी हो रहा है, मैं बड़े आदर व सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं यहाँ मंच पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन व सड़क सुरक्षा को के आए वे अपने आशीर्वाद वचन से हम सब लोगों का कृतज्ञ करें। मंच पर आसीन त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड के GM HR श्री अमरेश सिंह जी, हमारे विभाग के बहुत ही कर्मठ अधिकारी, सड़क सुरक्षा के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले PTO श्री KG संजय जी, जिले में अपनी ड्यूटी के कोई घंटे ना गिनने वाले सड़क दुर्घटनाओं को बचाने के लिए सतत प्रयास करने वाले हमारे TSI श्री धर्मेंद्र जी, हमारे SSI प्रवीण जी, और अमरोहा जनपद में सड़क सुरक्षा के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले प्रमुख समाज सेवी हमारे अनिल जग्गा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे ट्रांसपोर्टर बंधु, गन्ना वाहन चलाने वाले ड्राइवर भाई, किसान भाई, और यहाँ उपस्थित हमारे विभाग के सहयोगी बंधु और मीडिया बंधु। सड़क सुरक्षा एक ऐसा विषय है कि जिसकी तस्वीर यदि हम देखते हैं तो हर व्यक्ति ऐसी मानसिक स्थिति में चला जाता है कि जिन चीज़ों का हम प्रयोग करके इनको बचा सकते हैं, हम क्यों नहीं बचा रहे हैं। आज की डेट में अब तक जितने मैं यहाँ बैठे अपने भाइयों को देख रहा हूँ, शायद कोरोना से भयावह बीमारी अभी तक हम लोगों ने नहीं देखी है। हमसे पहली पीढ़ी ने 1-2 बीमारी ऐसी और भी देखी थी, माता इत्यादि जिसको बोलते थे हम लोग, जो दाने निकल आते थे, लेकिन जो सबसे भयावह सदी की बीमारी अभी तक की है वो कोरोना है। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को, सहमत हैं मेरी बात से? लेकिन आप ये जान के दंग रह जाएंगे कि जब से कोरोना बीमारी आई और तब से लेके अब तक जितने लोग कोरोना से मरे, हम लोगों ने कोरोना से बचने के कितने कितने उपाय किए। सब लोगों ने, सब कुछ बंद हो गया, अर्थव्यवस्था ठप हो गई, घर में ताले लग गए, बाहर निकलना बंद हो गया, कितना भयभीत हम लोग कोरोना बीमारी से हुए। लेकिन कोरोना में जब से लेके अब तक जो डेथ हुई वो 21,000 समथिंग हुई, और उससे अधिक डेथ सड़क दुर्घटनाओं में 23,000 के करीब इसी पीरियड में। देखिए, हमको ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि दुर्घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। पहले दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन पुलिस सम्मिलित रूप से काम किया करते थे, 2 विभाग। अब हमारी सरकार ने इसमें और स्टेक होल्डर विभाग बना दिए हैं, जिसमें हमारे साथ साथ
जैसे भल्ला जी जग्गा जी ने आपको 5E का कॉन्सेप्ट बताया था कि सरकार ने बच्चों को भी शुरू से एजुकेट करने के लिए शिक्षा विभाग को जोड़ दिया है। सड़कों की कमियों को दूर करने के लिए जो सड़क निर्माण एजेंसी है, PWD है। जग्गा जी थोड़ा रुक जाइए, मैं थोड़ा महत्वपूर्ण बात कर लूँ, उसके बाद इनको बंटवाइएगा। तो सड़क निर्माण एजेंसी PWD है, नेशनल हाईवे है, उसको भी जोड़ दिया है। माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, इनको भी जोड़ दिया है। सूचना जनसंपर्क विभाग को जोड़ दिया है। इतने सारे विभागों को जोड़ने की जरूरत पड़ गई हमारी सरकार को, क्योंकि दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है। ये जो आज का कार्यक्रम हमने अपने ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित किया है, इसकी बहुत बड़ी वजह कि किसी भी जनपद के क्षेत्रफल के अनुपात में ग्रामीण जो क्षेत्रफल है हमारा वो बड़ा होता है। वहीं से अधिक हमारे ड्राइवर, वहीं से अधिक हमारे सार्वजनिक यान को उपयोग करने वाले यात्री सर्वाधिक मात्रा में निकलते हैं। तो मैंने अपने यहाँ देखा कि अब तक के कार्यक्रम हमारे जो हुए वो हमारे जनपद के अर्बन एरिया में मैक्सिमम होते थे। तो हमने कहा हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। अपने सहयोगी विभाग के अधिकारियों को लेकर के जाएंगे और हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। आज के इस कार्यक्रम को मिल में रखने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य कि जिस तरह बात चल रही है अभी कि सड़क दुर्घटनाएं जो हो रही हैं, उनमें एक विशेष वर्ग कोहरे के दिनों में हमारा गन्ना पेराई का सत्र शुरू होता है। तो गन्ना बहुतायत में ढोया जाता है सड़क पर। कोई हाईवे, कोई स्टेट हाईवे, कोई लिंक मार्ग ऐसा नहीं है जिस पे हमारे गन्ना वाले वाहन ना चलते हों। परंतु प्राय देखने में आता है कि गन्ना ओवरलोडेड, ओवरसाइज, और उसको पीछे से कोई देख पाए, साइड से कोई देख पाए, ऐसा भी कोई इंडिकेशन बहुतायत में नहीं लगाया जा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। आज का कार्यक्रम हमारा इसी बिंदु पे फोकस है कि हम गन्ने के, चाहे हम किसान भाई हैं, चाहे उस वाहन को चला रहे हैं जिसमें गन्ना लोडेड है, मैं मिल प्रबंधन से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इस विषय में थोड़ा अपना और क्षेत्र बढ़ाएं। आप लोग वैसे बहुत सेंसिटिव हैं, बीच बीच में सेंसिटाइज करते रहते हैं ड्राइवरों को, लेकिन मेरा अनुरोध है कि जब मिल के गेट पर ट्रैक्टर ट्रॉली या गन्ना वाला वाहन आता है तो यदि उस पर रिफ्लेक्टर टेप या लाल कपड़ा बहुतायत मात्रा में नहीं लगाया, जो निर्धारित मात्रा में लगा हो, पहले जागरूक करें। उसके बाद जो आपके स्तर से दंडात्मक कार्रवाई उसके लिए बनती हो वो भी थोड़ी मात्रा में करें, ताकि उससे हम लोगों का कार्य बहुत आसान हो जाएगा। सड़क पे जितने वाहन चल रहे हैं गन्ना ढोने वाले, एक एक वाहन को पुलिस या परिवहन पकड़ के चेक नहीं कर सकता। आप देखिए, हम ही आप लोग जिस समाज में जी रहे हैं, पुलिस विभाग को कहीं से फ़ोन आता है कि जी वहाँ मेंट कट गई, झगड़ा हो गया गांव में, तुरंत पुलिस वहाँ भाग रही है। ट्रैफिक जाम हो गया, वहाँ भाग रही है। भिन्न भिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां समाज से जुड़ी हुई हमारे विभागों पे हैं। तो एवरी व्हीकल को, प्रत्येक वाहन को चेक करना संभव नहीं है। इसमें जो ट्रांसपोर्टर जो यहाँ पे बैठे हों, जिनके पास में एक या एक से अधिक वाहन हैं, वो भी इसकी जिम्मेदारी लें कि उनके चालक, यदि आपने कपड़ा दिया है, रिफ्लेक्टर टेप दिया है, तो वो उसको लगा के चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। यहाँ पे ऐसे भी ट्रांसपोर्टर बंधु होंगे जिनके पास 1, 2, 4, 6, 8, 10 वाहन होंगे जिनसे गन्ना ढोते होंगे, वो भी अपनी जिम्मेदारी फिक्स करें। क्योंकि सरकार एक एक वाहन, एक एक व्यक्ति के पीछे एनफोर्समेंट या अवेयरनेस के प्रोग्राम नहीं चला सकती। हम अपने इस मिल की बात करें तो यहाँ जितनी संख्या में वाहन आते हैं, उतने ना वाहन चालक भी अभी बैठे हैं, ना उनके मालिक बैठे हैं। अर्थ क्योंकि वो व्यवस्था ठप हो जाएगी। दूसरे सिस्टम्स भी हैं। इसलिए मेरा अनुरोध, ये सबसे जो इस चीज़ से लिंक हैं कि भाई एक तो ओवरलोड ना चलें, ओवर साइज ना चलें, पूरा प्रयास करें। लेकिन गन्ना इस साइज़ का होता है कि वो ना चाहते हुए भी
वाहन की बॉडी से बाहर निकलता है, लेकिन यदि निकल रहा है तो उसका कम से कम दूसरों को तो कष्ट ना हो, दूसरों को तो उससे पीड़ा ना हो। आप उस पर यदि लाल कपड़ा पीछे लगा के चलते हैं, बहुत कीमती नहीं है, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा पैसे का आता हो, उसकी कीमत भी टेप की बता रहे थे अभी आपको हमारे जग्गा जी, लेकिन मैं तो और कपड़े की बात कर रहा हूँ आपसे। पीछे 2.5-3 मीटर का यदि कपड़ा आप लगाते हैं गन्ने के ट्रक के पीछे, तो दुर्घटना से बहुत ज़्यादा मात्रा में बचा जा सकता है। यही हम लोगों का आज का मेन फोकस्ड प्रोग्राम है, और इसमें यदि मिल प्रबंधन आपके साथ जो भी सख्ती करते हैं, अभी आने वाले समय में मैं जीएम साहब आपको बताना चाहूँगा कि रिफ्लेक्टर टेप को लेकर के मिल प्रबंधन की जिम्मेदारी फिक्स कर रही है सरकार। उसमें जैसे टोल से वाहन निकलता है तो उसका फ़ोटो खींच करके जिस प्रकार ओवरलोड का हमारे यहाँ भेजा जाता है और हमारे यहाँ से चालान होता है, उसी प्रकार मिल प्रबंधन को जिम्मेदारी देने जा रही है हमारी सरकार कि आने वाले प्रत्येक ट्रक का पीछे से फ़ोटो खींचें और हमारे यहाँ उसको भेज दें और हमारे यहाँ ऐप से उसका चालान हो जाएगा। देखिए मैं भी किसान परिवार से हूँ, खेती एक बहुत कठिन काम है, और सच्चाई ये है कि खेती के भय से ही हम लोग सारे भाई बहन पढ़ना लिखना शुरू किया कि भाई इस मेहनत से बच जाएंगे और अपना शहर की तरफ रुख करेंगे। इसलिए मैं किसान की मेहनत को बहुत अच्छे से जानता हूँ। 10,000 रुपया इसके लिए जुर्माना जो अब हमारी सरकार ने रखा है, पहले मात्र 100 रुपया 200 रुपया हुआ करता था, फिर ये बढ़ के 1,000 रुपया हुआ और आज ये 10,000 रुपया है। 10,000 रुपया एक रकम है हमारे किसान भाई के लिए। और यदि ये जुर्माना देना पड़ जाए तो पूर्ण रूप से आप ये समझिए कि सारी जो हमारी मेहनत है गन्ना व्यापार से जुड़े रहने की किसान भाई की, वो फीकी पड़ जाती है। क्यों इतनी दंडात्मक कार्रवाई का सामना किया जाए? और कदापि भी हमारा परिवहन विभाग हो या पुलिस विभाग हो जो दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत हैं, कोई सा भी विभाग ना तो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए और ना ही किसी को प्रताड़ित करने के लिए चालान करते हैं। वरना अभी मैं यदि पूछूं कि यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं, किसका रिफ्लेक्टर टेप में कितने लोगों का चालान हुआ है? हाथ उठाएं जरा। किसी का नहीं हुआ। यदि हुआ होता तो अभी बहुत सारे हाथ उड़ गए होते। अर्थात ये है कि हम लोग ना तो प्रताड़ित करने के मन से और ना ही किसी रेवेन्यू कलेक्शन के मन से ये चालान करते हैं। रोड सेफ्टी के जितने भी चालान हैं केवल और केवल इस मस्तिष्क से किए जाते हैं कि लोग यदि शौक से किसी चीज़ को नहीं मान रहे तो थोड़ा सा चालान के भय से इस काम को ये कर लें या ना करें, जो कि सड़क सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हमारा मकसद है कि कोहरा जो कि प्रकृति के द्वारा दिया गया है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसके अंदर दृश्यता कम हो जाती है उसको हम बढ़ा नहीं सकते, परंतु उस माहौल में जैसे कि अभी नील जग्गा जी बता रहे थे कि कोहरे में आपकी रफ्तार कितनी होनी चाहिए, तो आप अपने मस्तिष्क से अपनी रफ्तार तय कर सकते हैं। उसी प्रकार ये जो कपड़ा है, देखिए इन्होंने सैंपल के तौर पे मलिक साहब ने दिखाया भी है, ये इस प्रकार का कपड़ा पीछे लगा करके आप लोग जो है जरा दिखा दीजिए सबको। येलो कलर का सर मान्य है? आप ये लगाएं, रेड लगाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पीला भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाल कलर का कपड़ा जरूर होना चाहिए। और देखिए ये हम आपको सैंपल के तौर पे इसलिए भी दिखा रहे हैं और इसीलिए मैं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यक्रम भी करने के लिए आया हूँ, क्योंकि होता ये है कि जब हम वाहन को रोकते हैं तो हमारा ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति बहुत सज्जन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको रोकते हैं। मैंने अभी परिवर्तन के दौरान आपको ताज़ा अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि स्कूटर पे एक चाचा पीछे बैठे थे और उनका बच्चा जो है वो चला रहा था जो वाहन 2 व्हीलर, और उसने हेलमेट जो है वो आगे वो जो बैक व्यू मिरर होता है उस पर टांगा हुआ था। अब वो रोक लिया गया चेकिंग के लिए। उसने कहा भी तुम्हारा चालान होगा। हमारे कांस्टेबल सिपाही जो हैं उन्होंने कहा भाई आ जाओ चालान कराओ, आपका चालान होगा। तो उनके जो बैठे थे बुजुर्गवार वो भी उतर करके आए। तो पहले तो उन्होंने कहा कि बाबूजी रहने दो, अब लगा लेगा। तो हमने कहा लगा तो लेगा बाबूजी, लेकिन अभी यदि इसको कुछ हो जाए या हो गया होता
तब तो जिम्मेदारी सरकारी विभाग की होती है। हम उनसे चर्चा करने लगे तो बहुत मासूमियत से बोले, अजी बाबूजी रहने दो, खरीदने की तो जिम्मेदारी है हमारी, खरीद तो लियो हमने। मतलब उसकी सच्चाई वो ये समझ रहे हैं कि केवल हेलमेट को खरीदवाने की बाध्यता के लिए हमारा चालान कर रहे हैं। ये सीधा ही है, सच्चाई है। इसको बदलने के लिए, इस मानसिकता को बदलने के लिए कि पैसा आपका, हेलमेट आपका, जीवन आपका, और समझा रहे हैं सरकारी विभाग, केवल इस मानसिकता को बदलने के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसी ये जो लाल पट्टी है, लाल कपड़ा है, ये बहुत इतना कीमती नहीं है कि जिसको हमारे सब किसान भाई ना लगा सके। मैं समझता हूँ इसकी कीमत कितनी होगी, 150 रुपये का ये है। और ये हो सकता है कॉमर्शियल रूप से तैयार किया गया हो तो इसकी कीमत 150 हो सकता है आप अपने गांव बाजार से कहीं से खरीदें तो 10-20 रुपया और सस्ता मिल सकता है। तो इसका अर्थ क्या है कि आपको एक सीज़न के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक वाहन पे 2 बदलने पड़ेंगे, और 200 रुपया बड़ी रकम आज की डेट में नहीं है किसान भाइयों के लिए भी। लेकिन किसान भाइयों के साथ साथ इसमें दूसरी चीज़ ये आ रही है निकल के कि जो ट्रांसपोर्टर अधिक वाहन अपने चलवा रहे हैं और दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, ये गलत बात है। किसान भाई हमारे सीधे सच्चे हैं, लेकिन क्या होता है कि क्रिया केंद्र से जब वाहन मिल पे आ रहा होता है और उस वाहन के अंदर जब कमियां पाई जाती हैं तो ट्रांसपोर्टर किसान भाइयों की दुहाई दे करके उस वाहन को छुड़वाने का प्रयास करता है, जबकि ऐसा नहीं है। किसान भाई ने हमारे ने क्रिया केंद्र पे दे दिया गन्ना, उसके बाद तो व्यापारी ला रहे हैं उसको यहाँ तक। ये भी सोच बदलनी पड़ेगी कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए यदि आप सिस्टम को कोलैप्स करने का प्रयास करेंगे तो वो गलत। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब जिन नियमों को जानते हो, मानते नहीं हो, उस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं सब नहीं मानते, बहुत मानते भी हैं, बदलाव भी आ रहा है, परिवर्तन भी प्रारंभ हो रहा है, ऐसा नहीं है। पहले हमारे ज़िले में जिस तरह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन खुल के होता था, पिछली सालों में आंकड़े देखे गए हैं कि उसमें परिवर्तन भी आ रहा है। लेकिन जब सड़क हमारी खराब थी, अमरोहा का जो टच था दूसरे शहरों से, बड़े नगरों से, दिल्ली से, राजधानी से घंटों का सफ़र होता था, अब वो 1-1.5-2 घंटे का रह गया। सरकार ने अच्छी सड़कें बना दी। अद्भुत बात यह है कि दुर्घटना में भी उसी प्रकार से वृद्धि हो गई। इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है कि ये सड़क हमको दूरी कम करने के लिए जो दी गई थी, हमको समय कम लगे इसलिए दी गई थी, लेकिन समय नगण्य हो जाए इसलिए नहीं दी गई थी। ना तो उच्च गति, जो गति निर्धारित है उसकी कोई सीमा हमारे यहाँ है। आप हमारे जनपद की दुर्घटनाओं की मैं आपको बात बताऊंगा, जितनी दुर्घटनाएं हमारे जनपद में हो रही हैं उसमें लगभग 40% NH की हैं। क्यों है NH की? देखिए कि NH आपको अच्छा चलने के लिए दिया गया तो वहीं दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। और जो सर्वाधिक मात्रा में 42-44% जो उन दुर्घटनाओं में परसेंटेज है वो ओवर स्पीडिंग है। अर्थात सड़क अच्छी देने का अर्थ है कि दुर्घटनाओं में वृद्धि की जाए, ये सही नहीं है। इसी मानसिकता को बदलने के लिए कार्यक्रम हम कर रहे हैं। सीट बेल्ट में जब वाहन में हम देखते हैं कि वाहन को रोका गया सीट बेल्ट लगाने के लिए, तो वो पीछे से उसको उसमें लगा लेते हैं कि जैसे वो बीप ना दे। वाहन में यदि आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो वो एक बीप देती है। आपने सब लोग समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ। सीट बेल्ट नहीं लगाते तो टिप 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 आवाज़ आती है। लोग उसको बंद करने के लिए कमर के पीछे से उसको लगा देते हैं। इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। गाड़ी आपकी, सीट बेल्ट आपकी, उसके लिए पैसा दिया आपने और आप उसको लगा नहीं रहे हैं। इस मानसिकता को बदलने के लिए हम इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं कि भाई जब सब कुछ आपके पास है, कितनी अद्भुत बात है कि एक तरफ हम चांद मंगल की तरफ जा रहे हैं और एक तरफ हम अपने ही भाइयों को धरती पर उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं कि आप चलिए, चलना सीखिए, सड़क पर कैसे चला जाए। यदि देखी जाए तो बहुत ही अद्भुत बात है ये और विचारणीय बात है, अंतःकरण में सोचने की बात है कि आखिर ये इतने सारे विभाग के लोग, इतना सरकार पैसा खर्च करके इन सब कार्यक्रमों को क्यों कर रही है। केवल हम कह रहे हैं सड़क पर चलना सीखो। जैसे कि हम छोटे बच्चे को, बहुत न्यूबॉर्न बेबी को चलना सिखाते हैं
कि भाई आप ठीक है उसको कुछ आगे रखेंगे अट्रैक्शन के लिए, वो भागता है दौड़ता है, ऐसे सिखाया जा रहा है मैच्योर्ड वयस्क लोगों को, ये बहुत ही विचारणीय बात है। ऐसा कोई सड़क पर चलने का यातायात संकेत नहीं है जिसे आप ना जानते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है जिसे हम आप ना जानते हो, परंतु उसे मानने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। उस मानसिकता को बदलने के लिए हमारा सड़क सुरक्षा कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार हमारे पूर्व वक्ताओं ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात रखी है कि जो आज इस चर्चा में, इस सेमिनार में, वर्कशॉप में जो भी हम लोगों को समझ आया रोड सेफ्टी से संबंधित और आप प्रभावित हुए हों, तो इसकी चर्चा आप आगे बढ़ाएं ताकि इसकी सार्थकता यहाँ पर बैठे लोगों की संख्या में गुणा हो सके, दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके, जिस उद्देश्य के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो उद्देश्य सफल हो सके। हमारे ज़िले में दुर्घटना कम होने की बजाय बढ़ रही हैं, वो कम होने की तरफ आएँ, तब इन कार्यक्रमों का अर्थ सार्थक है। और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई हम ये नहीं कह रहे आपसे कोई पॉलिसी करा लीजिए, इतना पैसा जमा कर दीजिए, इतना आपको मिलेगा, हम ये भी नहीं कह रहे। हम केवल इतनी सी बात कह रहे हैं कि नो इन्वेस्टमेंट और फ्री में आपका जीवन बचा रहे हैं। आदमी का अटैक होता है, चोट लगती है, डॉक्टर पे जाता है, पैसा देता है, जब पीड़ा हर रही है तब उसका जीवन उसको बच रहा है। हम मुफ्त में आपका जीवन बचा रहे हैं कि केवल सोच बदलिए और जीवन बचाइए। ये कहीं से भी दूर दूर तक समझ में आने वाली बात नहीं है कि धन, जीवन, परिवार, समाज सब कुछ आपका, और उसको बचाने के लिए आग्रह सरकार कर रही है हमारी। तो मेरा निवेदन है, आग्रह है मेरा आपसे कि इस कार्यक्रम का परिणाम आना चाहिए। हमारी इस क्षेत्र के अंदर कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली, कोई भी गन्ना वाहन इस प्रकार का ना मिले जिस पे पीछे लाल पट्टी ना लगी हो। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो साथ में बैठे व्यक्ति को भी अब बराबर इक्वली जिम्मेदार मान रही है दुर्घटना के लिए। तो यदि आप किसी दूसरे के साथ वाहन में बैठ करके चलें, आपने प्राय देखा होगा कि जब आपका कोई साथी आपका वाहन चलाता है और वो रैश ड्राइविंग करता है या गलत ड्राइविंग करता है तो आप अपने आप में बचते हैं। वो कहते धीमे, वो कहता लगी तो नहीं। एक एटीट्यूड ये होता है। जिसने ये कहा कि धीमे, वो सजग सहयात्री है, वो अपनी आदत और बढ़ाए। और एक क्या होता है कि जैसे किसी ने बहुत रैश ड्राइविंग करी, ओवर स्पीडिंग करी, गाड़ी निकाल दी, उसने कहा वाह मजा आ गया, आगे वाली को और देख, वो जा रही है आगे, आगे वाली को और देख। वो व्यक्ति चालक से ज्यादा दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है। अर्थात आप सहयात्री हो चाहे चालक हो, इन सब नियमों का पालन करें जो नियम आप जानते हैं। नियम कुछ भी नहीं हम नया बता रहे, जो आप जानते हैं उनका पालन करें और अपने क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाएं। मैं अमेश सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इतना अपना पेराई सत्र होने के बावजूद समय दिया, हम लोगों को सुना। आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने हम सब लोगों को सुना या अपने मन में झेला, परंतु कुछ भी किया हो परिणाम उसका वही होना चाहिए जो हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना ये हमारा उद्देश्य है। सोच कुछ भी हो लेकिन हमें कमी लानी पड़ेगी, जिसमें आप हम सब सुरक्षित होंगे, हमारी सरकार का नाम ऊंचा होगा, जितना धन इस पर खर्च हो रहा है वो उपयोगी सिद्ध होगा। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हम लोग यहाँ पर एक शपथ सड़क सुरक्षा के प्रति लेंगे। सब अपना दायां हाथ इस प्रकार से ऊपर 40 डिग्री पे कर लेंगे। मैं दोहराऊंगा और मेरे पीछे पीछे आप सब लोग इस शपथ को पढ़ेंगे। मैं सत्यनिष्ठा के साथ ईश्वर को साक्षी करके
यह शपथ लेता हूं कि मैं सड़क पर वाहन चलाने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित समस्त सड़क एवं यातायात नियमों का पालन करूंगा। मैं सड़क पर अपनी सुरक्षा के साथ साथ सड़क का प्रयोग करने वाले अन्य सहयात्रियों की सुरक्षा का भी पूर्ण ध्यान रखूंगा तथा मैं सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने में कोई संकोच नहीं करूंगा तथा एक सुरक्षित, स्वच्छ व स्वस्थ सड़क संस्कृति विकसित करने का प्रयास करूंगा। ईश्वर मेरी मदद करे। जय हिंद। बैठ जाइए। अंत में मैं एचआर महोदय से निवेदन करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहां पर उपस्थित। एक बार पुनः नमस्कार आप सब लोगों को। मैं दिल से ARTO साहब का, PTO साहब का, अनिल कुमार जग्गा साहब का, अपने थाने के SSI प्रवीण कुमार जी का और TSI धर्मेंद्र खोखर जी के साथ साथ पत्रकार बंधु, हमारे ट्रांसपोर्टर, वाहन चालक, किसान, हमारे साथीगण, सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि अभी हम लोगों ने जितनी सारी बातें सड़क सुरक्षा के संबंध में सुनी है, जाना है, समझा है, इसको अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। और न केवल आत्मसात करेंगे बल्कि हम एक दूसरे को प्रेरित करेंगे, एक दूसरे को प्रशिक्षण देंगे, एक दूसरे को समझाएंगे और एक दूसरे को जागरूक करेंगे ताकि इन दुर्घटनाओं को कम करके हम एक स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकें। इस आशा और विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः अपने समस्त प्रभारी गणों का, समस्त किसान बंधुओं का, चालक बंधुओं का, ऑपरेटर्स का, सभी का दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। Thank you.